दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा है। हमारे बहुत सारे साथी, कई अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। कुछ साथी पहले भी इस परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। कई साथियों को इसमें अंतिम रूप से सफलता मिल गई है, यानी अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी अभी भी इसके लिए प्रयासरत हैं। इस वीडियो में हम आरओ परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पर चर्चा करेंगे और आगे के वीडियो में हम इसके लिए तैयारी की सटीक रणनीति और अध्ययन सामग्री पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप सभी जो है बेहतर रणनीति और सटीक रणनीति के साथ इस प्रारंभिक परीक्षा को पास करके मुख्य परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें और अंतिम रूप से सफल हो सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की। तो एक मोटा मोटा जो अंदाज है, ऐसे सामान्य रूप से आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ प्रारंभिक परीक्षा जो है दोस्तों, ये 200 अंकों की होती है। ये परीक्षा 200 अंकों की होती है, यानी पूर्णांक इसका 200 अंक का होता है और इसमें बहुविकल्पी प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र आप जानते हैं कि सामान्य अध्ययन का है। इसमें कुल 140 प्रश्न होते हैं और ये 140 अंकों का होता है और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है ये 2 घंटे। तो 2 घंटे में आपको 140 प्रश्न करने होते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में। द्वितीय प्रश्न पत्र दोस्तों ये सामान्य हिंदी का होता है और सामान्य हिंदी का ये कहें कि इसमें सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण होते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रकार के। और ये परीक्षा सामान्य हिंदी की जो परीक्षा होती है इसमें 60 प्रश्न होते हैं और ये 60 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं और ये परीक्षा 1 घंटे की होती है। तो मोटी मोटी रूपरेखा आपने समझ लिया कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा कुल 200 अंकों का है और बहुविकल्पी प्रकार के इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का है और इसमें कुल 140 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है, इसमें कुल 60 अंक होते हैं, 60 प्रश्न होते हैं और 60 प्रश्न भी इसमें हिंदी के होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सबसे पहले पाठ्यक्रम की रूपरेखा जानना कि जो पेपर्स होते हैं वो हमारे किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें आइए सबसे पहले दोस्तों सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में समझ लेते हैं कि सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडीज़ है उसका पाठ्यक्रम क्या है, यानी कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं जिससे हमको तैयारी करनी है, जिन खंडों को हमको तैयार करना है। दोस्तों देखिए, आरओ परीक्षा हो या यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो, लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा हो, जो जीएस है, जीएस या सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो कोई बहुत अलग नहीं होता है। आरओ का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप आरओ समझ के इसको हल्के में लें, तो बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका पेपर ठीक वही होता है जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आरओ का पेपर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से कठिन भी हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जब आप सटीक रणनीति और जो है दिशा युक्त तैयारी करेंगे तभी आप इसके पाठ्यक्रम को कवर कर पाएंगे और इसमें अपनी सफलता जो है इस परीक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिनसे हमको प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है इन सभी के बारे में जान लें। तो ऐसे जो आप देखेंगे सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो सिलेबस के अनुसार, जो इसका आधिकारिक सिलेबस दिया गया है आयोग द्वारा, वो कुल 10 खंडों में विभाजित है। 10 खंडों में विभाजित किया गया है सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है। तो इसमें सबसे पहले है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस।
दूसरे पर भारत का इतिहास है, तीसरे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट है ये भारत के इतिहास में ही एक तरह से शामिल है, आधुनिक भारत के इतिहास में। चौथा राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति एक में ही दे दिया है। इसके अलावा जो पांचवा है भारतीय कृषि। छठा टॉपिक है ये जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। सातवां विश्व और भारत का भूगोल। आठवां है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स या जो समसामयिक घटनाएं हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें रीजनिंग और अंकगणित के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और 10वां टॉपिक है उत्तर प्रदेश विशेष। तो एक एक करके आइए थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। सामान्य विज्ञान। दोस्तों सामान्य विज्ञान में आप जानते हैं कि 3 खंड हैं ऐसे सामान्य रूप से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और कई सारे प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं, जो नवीन खोजें हो रही हैं, कुछ नए आविष्कार हो रहे हैं, या फिर सामान्य विज्ञान में कोई नया तत्व खोज लिया गया, कोई नई खोज हो गई जिस पे नोबेल पुरस्कार मिल गया है वैज्ञानिकों को। इन सबसे संबंधित प्रश्न भी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान को तैयार करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और कई सारे प्रश्न जो हैं वो जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिक फोकस इस पे जीव विज्ञान पे करने की आवश्यकता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर भौतिक विज्ञान और तीसरे पर रसायन विज्ञान है। तो ये रहा सामान्य विज्ञान के बारे में। भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास मोटे तौर पर 3 भाग में है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास से कई सारे प्रश्न वर्तमान में या पिछले परीक्षाओं में ऐसे पूछे गए हैं जो काफ़ी स्तरीय रहे हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि हम लोगों ने सर्च कर लिया, कई पुस्तकों में भी, सामान्य पुस्तकों में भी वो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं या वो नहीं मिलते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास को, मध्यकालीन भारत के इतिहास को अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। और जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसको हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर वर्तमान तक देखते हैं, तो उसी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी शामिल है। तो जो पॉइंट 2 और 3 जो टॉपिक है, ये पूरा भारत का इतिहास ही कहा जाए तो ये इसमें कवर होगा। भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें दोस्तों मैं कह नहीं सकता कि आप किस खंड को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास खंड जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कभी कभी जब बैलेंस पेपर नहीं बनाता है तो कभी प्राचीन भारत के इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मध्यकालीन भारत से पूछ ले, आधुनिक भारत से कम पूछे। लेकिन आपको जब जीएस या सामान्य अध्ययन तैयार करते हैं तो इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। चौथा टॉपिक ऐसे तो दिया है राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। इसका वो चौथे टॉपिक का नाम दिया है कि भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। तो इसमें देखिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी और कल्चर जो है, ये 3 टॉपिक इसमें शामिल हैं। तो ये काफ़ी बड़ा फलक लिए हो जाता है। राजव्यवस्था आप जान लीजिए कि भारतीय शासन और राजव्यवस्था संवैधानिक विकास या ब्रिटिश शासन में जो शुरुआती अधिनियम पारित किए गए उसके बाद से लेकर भारतीय संविधान के निर्माण और अभी तक जो संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं उन सब को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, नीति आयोग, योजना आयोग, ये सभी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जो और भी महत्वपूर्ण आपके लिए मैं बता दूं, अर्थव्यवस्था में जो एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो ये है दोस्तों अर्थव्यवस्था में कि अर्थव्यवस्था में आपको करेंट डेटा, यानी जो वर्तमान में करेंट परिदृश्य चल रहा है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वो कम पूछे जाते हैं, लेकिन करंट रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं।
कला और संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में ये खंड बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। कला और संस्कृति को भी अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। हालांकि इसमें जो है उत्तर प्रदेश के संबंध में भी कला और संस्कृति से जो टॉपिक हैं उनको इसमें समाहित किया गया है, लेकिन कला संस्कृति का फलक बहुत विस्तृत है। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, तो भारतीय कृषि भी इसमें अलग से शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि जीएस में ये ऐसे कहीं अर्थव्यवस्था में ही जोड़ दिया गया है। भारतीय कृषि जो है ये सिलेबस में अलग से दिया गया है, तो इसलिए भारतीय कृषि को तैयार करना है और इससे कई सारे प्रश्न बनेंगे। ये भारतीय कृषि को अलग से तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें फसलों से लेकर कृषि का व्यापार, वाणिज्य, इसके अलावा जो हमारे कृषि बोर्ड बनाए गए हैं वो सभी विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियाँ और उनका संबंध किससे है, इन सब को भी बहुत अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। देखिए, छठा टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। तो जनसंख्या नगरीकरण का टॉपिक जो है आप अच्छे से देखते हैं। इसमें जनगणना और कौन सी जनगणना कब हुई, इसके अलावा लिंगानुपात, शिक्षा, अधिक जनसंख्या, साक्षरता दर, जनघनत्व, ये सारी चीज़ें जनसंख्या और नगरीकरण में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ न्यू डेटा भी शामिल किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुराने डेटा या पुरानी जनगणनाओं के आधार पर ही आप इसमें जो है इसमें अच्छा कर पाएंगे। तो जनसंख्या नगरीकरण का जो टॉपिक है ये बड़ा विस्तार लिए हुए है और यहीं पर देखिए पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और ये पार्ट मैं कहूँगा कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और इसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन से लेकर करेंट डेटा तक के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड को बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा अंतर संबंधित है किससे, भूगोल से। ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का टॉपिक भूगोल से भी संबंधित है। जब हम भूगोल को तैयार करते हैं तो उसमें कई टॉपिक, जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला टॉपिक है, जैव विविधता है, और पर्यावरण से संबंधित जो विभिन्न अभिसमय हैं, संधियां हैं और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। और सातवां टॉपिक आप देखिए, सातवां विश्व और भारत का भूगोल। इसका जो दायरा है बहुत अधिक है। विश्व और भारत का भूगोल केवल एक लाइन में लिख देने से आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें न केवल भौतिक भूगोल बल्कि प्राकृतिक भूगोल, मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल और विश्व भूगोल, ये बहुत सारा इसमें कुछ समाहित है। तो विश्व और भारत का भूगोल एक लाइन में ऐसे सिलेबस में लिख दिया है, लेकिन जब आप इसको तैयार करेंगे तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि विश्व और भारत का भूगोल बहुत बड़ा खंड है और इसमें भी मान के चलिए कि केवल ट्रेडिशनल ही नहीं, करेंट डेटा होते हैं। और इसको जब आप तैयार करेंगे तो बुक्स और मैप्स दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो मैप के आधार पर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए, और आठवें बिंदु पे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट या समसामयिक घटनाक्रम, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिया है। ये टॉपिक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी इससे परिचित हैं कि यहाँ से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी प्रश्न पूछे जाएं, 15, 20, कभी कभी 25, तो ये सभी प्रश्न हम सही करें, क्योंकि इसमें जो है एक निश्चित सामग्री का अध्ययन करके हम इसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट जो दिया गया है, इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, स्थान, खेल, पुरस्कार और उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय करंट में भी ये सारी चीज़ें, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसके अलावा आर्थिक घटनाक्रम और जो विभिन्न आंकड़े हैं, विभिन्न सूचकांक हैं और जो करंट में जो कोई संबंधित स्थान है जिसका महत्व हो, इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, सम्मेलन हैं, युद्धाभ्यास हैं, ये बहुत सारा इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट किस अंतर्गत शामिल होता है।
सामान्य बौद्धिक क्षमता, तो आप जान लीजिए जो सामान्य बौद्धिक क्षमता है इसमें अंकगणित से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपके बौद्धिक क्षमता का जो है आकलन किया जा सके। तो एवरेज में अगर जो क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से 10 से 15 प्रश्न होते हैं। तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। और 10वां और अंतिम टॉपिक जो पाठ्यक्रम का है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल कह देने से केवल एक लाइन में या हम यहाँ पर 3 शब्दों में उत्तर प्रदेश विशेष कर दिए, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, जलवायु, सामाजिक प्रथा, इन सब के बारे में विशिष्ट जानकारी उत्तर प्रदेश विशेष में शामिल होती है। और इसको तैयार करने के लिए भी आपको काफ़ी समय देना पड़ता है। यूपी स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है और इसको आप थोड़ा सा मेहनत करके इसमें अच्छे अंक या इस खंड को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन अगर आप देखें तो बहुविकल्पी प्रकार के जो 140 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, इसके अलावा जनसंख्या, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये सभी टॉपिक मोटे तौर पे आपको तैयार करने होते हैं। और अगर देखिए, अगर जो संतुलित पेपर बनाएगा तो 140 में अगर हम इन 8-10 खंडों को देखें तो हर खंड से कम 14 से 15 प्रश्न बनने चाहिए। लेकिन कभी कभी असंतुलित या जब बैलेंस पेपर नहीं बनाता है तो किसी खंड से ज़्यादा, किसी खंड से कम कर देता है, लेकिन तब भी इसमें बहुत अच्छे से हमको पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे से इसलिए दोस्तों, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा कि नाम भले आर.ओ. है, कंपटीशन इसमें ज़्यादा है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग करते हैं, लेकिन ये कहीं भी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से कहीं भी इसका सिलेबस थोड़ा भी कम नहीं है, इसलिए इसमें बहुत अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। 140 प्रश्न में जो है केवल कहने के लिए 140 प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे अध्ययन सामग्री को तैयार करना होता है। तो ये तो फर्स्ट पेपर जो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र रहा 2 घंटे का, इसके बारे में हमने चर्चा किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण खंड है सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी के बारे में आप जान लीजिए कि सामान्य हिंदी में सामान्य शब्द ज्ञान, जैसे विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विशेष्य और विशेषण, इसके अलावा दोस्तों जान लीजिए कि वाक्य और वर्तनी शुद्धि, ये सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। और ये 6 खंड हैं। यहाँ पर मोटे तौर पर आप देखिए 6 खंड हैं। कौन कौन? विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेष्य और विशेषण और पर्यायवाची शब्द। तो ये 6 खंड हैं और प्रत्येक खंड से 10 क्वेश्चन यानी कुल 60 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ये 1 घंटे का पेपर है 60 अंकों का। और विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेषण और विशेष्य, पर्यायवाची शब्द, यही 6 खंड हैं। सामान्य हिंदी में इससे अधिक या इससे अलग नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप जान लीजिए कि सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है आर.ओ. परीक्षा पास करने के लिए। आर.ओ. परीक्षा पास करने के लिए सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये प्रश्न पत्र मैं ये कहूँगा कि आसान है, क्योंकि आप थोड़े से मेहनत में या सटीक रणनीति बनाकर इस 60 में से 50+ प्रश्न अच्छे से जो है प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे साथी 55+ प्रश्न भी सही किए हैं। 55, 56, 57 तक भी लोगों ने सही कर लिया है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न पत्र हिंदी प्रश्न पत्र आपके प्रारंभिक परीक्षा की सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 बिंदुओं पर विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, विशेषण और विशेष्य और पर्यायवाची शब्द, इन
10 खंडों से जो है इन 6 खंडों से 10-10 प्रश्न आप बहुत ही आसानी से इसमें 50, 52, 54, 55 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आरओ परीक्षा में सामान्य हिंदी खंड को इतना अच्छे से तैयार करिए कि जीएस में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाए, 2-4 क्वेश्चन, तो भी उसकी भरपाई सामान्य हिंदी से हो जाए और आप प्रारंभिक परीक्षा को आसानी से पास कर सकें। तो दोस्तों हिंदी की कुछ पुस्तकों 2-4 जो है अध्ययन सामग्री और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आप जो है 55-56 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ये मेरा आपको ये सलाह रहेगा कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सफलता है वो काफ़ी हद तक सामान्य हिंदी पर भी निर्भर है। हिंदी में आप बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों यदि आप सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में औसत प्रदर्शन करते हैं और हिंदी में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो में हमने इस शॉर्ट वीडियो में केवल समझने के लिए ये प्रयास किया कि आप सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में जान लें और इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिलेगा कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक जो हैं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमने इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम पर चर्चा की है। आगे की वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि आरओ परीक्षा के लिए हर एक टॉपिक के लिए क्या क्या अध्ययन सामग्री, कहाँ से अध्ययन सामग्री इकट्ठा करें और उसके लिए तैयारी के लिए कौन सी रणनीति बनाएं कि कम से कम समय में हम प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से तैयार कर लें, हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाए, हमारे अंदर से जो डर है, झिझक है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए भी हम इसके लिए सटीक और बेहतर रणनीति पर आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आप इस परीक्षा को आसानी से क्रैक करके मुख्य परीक्षा में शामिल हो सके और अंतिम सूची में अपना स्थान बना सकें। तो आज का ये वीडियो यहीं तक दोस्तों। इसमें हमने यूपीपीएससी द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा किया। अध्ययन की रणनीति और अध्ययन सामग्री पर हम कल या उसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। हमने अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो आरओ परीक्षा आयोजित की गई है उनके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों को एक क्रम से जो है हम उसको सॉल्व करा रहे हैं। आप उसकी मदद ले सकते हैं प्रीवियस ईयर्स रिवीजन के लिए। सामान्य हिंदी के लिए अध्ययन सामग्री और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं, तो आप उसको भी दोहराते जाइएगा जो आपके प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में बहुत ही निर्णायक होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। मुझे जो भी अच्छा लगेगा या जो भी आइडिया आएगा आपकी तैयारी में, जो कुछ सहयोग के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।